हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी। तो चलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमने कल ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब हम करते हैं 46 तक हमारा हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं 47 से। तो चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। पूर्ण प्रोटीन किण्वन खाद्यान्न, स्पाइरुलिना, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, एमाइलेज रिच फूड। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए खाद्य है पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलिना और एमाइलेज रिच टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक है। तो इसका हमारा ए होगा 6.25। 6.25 खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए 6.25 रूपांतरण गुणांक है। इसका फॉर्मूला होता है n गुणा 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इडली, मिस्सी रोटी एंड खिचड़ी जो संपूरक खाद्य पदार्थ है, यानी कि जिसमें हमारे पूर्ण प्रोटीन माने जाते हैं, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करके और जिससे हमें पूर्ण प्रोटीन मिले। तो हमारे इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी, इसका होगा ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी है। देखो, जो हमारे पूर्ण प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन हमारे किस किस में पाए जाते हैं? हमारे ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें हमारे पूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं? हमारे 4 चीज़ों में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। किस किस में? 4 नहीं, 9, जिनमें पूर्ण प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड्स पूर्ण मात्रा में होते हैं। गौमांस, मुर्गी पालन, मछली, अंडे, डेयरी, सोया, क्विनोआ। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनमें जैसे हमारे ये अम्ल होते हैं ना, 9 अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं ना हमारे, पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इससे अगला, सुगंधित अमीनो अम्ल है। सुगंधित अमीनो अम्ल है। फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये रहा। तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, हिस्टाडीन। तो हमारा सुगंधित अमीनो अम्ल है ए। अमीनो एसिड प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुतम इकाई है। टायरोसिन एक प्रकार का सुगंधित अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का सूत्र है NH2 CKR, फिर इधर H1OC = OH। देखिए क्या है, जो हमारे सुगंधित हमारे कितने प्रोटीन होते हैं? हमारे 4 प्रोटीन होते हैं, वो सुगंधित होते हैं। हमारे 4 प्रकार के प्रोटीन सुगंधित प्रोटीन में आते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ वो 4 कौन कौन से होते हैं। हमारे सुगंधित प्रोटीन है हमारे फेनिलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ये हमारे 4 सुगंधित प्रोटीन हैं। और ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है और सुगंधित नहीं है। बाई चांस पूछ ले के कोई भी ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन सा प्रोटीन सुगंधित प्रोटीन नहीं है, तो ग्लाइसिन, और ये सबसे सरल अमीनो एसिड है और ये हमारा सुगंधित भी नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। मिथियोनिन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। तो इसमें होगा मिथियोनिन, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। ए, मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। मिथियोनिन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। शरीर
का निर्माण करते हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनाजों में। तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं और सबसे अधिक पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक अमीनो एसिड, 10 अनावश्यक अमीनो एसिड। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड से होता है, अतः हमारे शरीर को प्रोटीन के साथ ही आवश्यक अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, ऊर्जा की, लोहा तत्व, प्रोटीन प्लस ऊर्जा। तो मरासमस हमारा प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से होता है फ्रेंड्स। मरासमस हमारा प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। जब बालक के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरासमस रोग हो जाता है। यह 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। मरासमस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। मरासमस के निम्न लक्षण हैं: शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूखने लगना एवं अतिसार, मांसपेशियां का क्षय होना, चंद्राकृति, मुख तत्व रूखी सूखी आदि। देखिए इसमें हमें क्या होता है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। ग्रीक भाषा का शब्द है। मरासमस 2 से 4 साल के बच्चों में होता है। मरासमस के लक्षण होते हैं शरीर में सूजन, वजन में कमी, भूख ना लगना एवं अतिसार, मांसपेशियों का क्षय, क्योंकि इसमें हमारे जो टिश्यू जो मतलब होते हैं ऊतक होते हैं वो भी हमारे विघटित होने लगते हैं। और एक चंद्र का आकृतिक मुख, इसको मून फेस। अपने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आकृति मून फेस की जैसी हो जाती है और त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, कैलोरी की, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वासियोरकर हमने पीछे भी कई बार पढ़ा है, प्रोटीन की कमी से होता है, केवल प्रोटीन की कमी से। मरासमस प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी से और क्वासियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी से। केवल प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वासियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह रोग की शुरुआत में बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है तथा यह इस रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी घटने लगती है, पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों एवं चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है तथा यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्बुमिन, नियासिन, ग्लूटीन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लूटीन। गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। इन दोनों प्रोटीन को मिक्स कर कौन सा एक प्रोटीन बनता है? ग्लूटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है। कौन से प्रोटीन को? न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है। साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, युग्मी प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन के रूप में। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन ये युग्मी प्रोटीन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना, युग्म प्रोटीन के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। कॉर्न मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका लिनोलेनिक अम्ल। कॉर्न तथा मक्का जर्म ऑयल में, कॉर्न मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध लिनोलेनिक अम्ल के कारण होती है। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने प्रतिशत? तो इसमें होती है हमारे नाइट्रोजन की मात्रा 16%। ऑप्शन बी। प्रोटीन हमारे शरीर में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तत्वों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो ये इसका होगा हमारा ग्लूकोज। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये गलत दे रखा है। हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे लिए जो सबसे ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, वो हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं दिया है, तो हम इसमें ग्लूकोज, हमारा जो होगा इसमें ऑप्शन ग्लूकोज होगा, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्ड के लिए काम आता है, हमारी वृद्धि के लिए काम होता है, विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, प्रमुख होता है। बट यहाँ हमारा क्या आएगा? ग्लूकोज। हाँ, कोशिकाओं की टूट फूट में प्रोटीन मदद करता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रोटीन की गुणवत्ता किस खाद्य पदार्थ से बताता है? PAR, केमिकल स्कोर, NPU, BMR। तो इसका हमारा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है केमिकल स्कोर, NPU। बट जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा केमिकल स्कोर। निम्न में से कौन सा मानव प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? केमिकल स्कोर। हाँ जी, प्रोटीन की गुणवत्ता को जो बताने वाला खाद्य पदार्थ होता है वो होता है केमिकल स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है क्वाशियोरकर, मैरास्मस, ऑस्ट्रोमलेशिया या कीरेटोमलेशिया। तो मैरास्मस प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रिया रुक जाती है। मैरास्मस वयस्क और बच्चे दोनों को हो सकता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है सल्फर, नाइट्रोजन, एमिनो अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमीनो अम्ल, ये बना होता है हमारे एमिनो अम्ल। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। रक्त में, बाल में मांसपेशियों, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? सोया, चावल, मक्का, गेहूँ। तो इसका होगा हमारा गेहूँ। ग्लूटीन, हमारे पीछे हमने पढ़ा था ना, हमारी ग्लूटीन दो प्रोटीन से मिलकर बना था हमारा ग्लूटीन। कौन कौन सी? ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन से मिलकर बना है हमारा ग्लूटीन। ये गेहूँ में पाया जाता है। गेहूँ खाद्य पदार्थों में प्रमुख माना जाता है। इस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, इंसुलिन, ग्लूकोज। तो एमिनो एसिड, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा वासीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन अब अमीनो अम्लों में बदल जाता है। जब अमीनो अम्लों में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ध्यातव्य है कि यह कैलोरी में नहीं बदलता, अतः इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 40, 10। तो मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है हमारी? होती है हमारी 20। नहीं, सॉरी, अनिवार्य आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या तो वो हमारी 10 होती है। हमारे टोटल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे 20 होते हैं। तो इसका होगा हमारा मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या 10 होती है। ध्यातव्य है कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में, जलने में, कुपोषण में या बुखार में। पीलिया एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्त यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का पेशाब पीला एवं नाखून, त्वचा एवं आँख का रंग पीला पड़ जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा वाला आहार देना श्रेयस्कर रहता है। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है?
2 kg पर किलोग्राम, 1 kg प्रति किलोग्राम, 3 किलो प्रति किलोग्राम या 4 ग्राम प्रति किलोग्राम। इसका होगा 4। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। बाहर में सजीव कोशिका का लगभग 15% भाग तथा मृत एवं सूखी कोशिका का लगभग 50% भाग प्रोटीन का होता है। सामान्यतः किसी साधारण व्यक्ति को प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी ज़रूरत नहीं होती? तो सभी को पता है जिस विटामिन के हमें कोई भोज्य पदार्थ नहीं खाना है और वो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिल जाती है, तो वो है ऐसी है हमारी विटामिन डी। विटामिन डी प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि जंतुओं द्वारा अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ की सहायता से करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, अतः इसे धूप व विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में हड्डियों को कमजोर तथा लचीली बनाने वाली बीमारी ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाती है। चूँकि यह विटामिन सूर्य रोशनी से त्वचा द्वारा सीधे तौर पर निर्मित कर लिया जाता है, इसीलिए इसके लिए भोज्य पदार्थों में विटामिन डी आहार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। वयस्कों में कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रोमलेशिया। और बच्चों में रिकेट्स। शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता है, चर्बी चढ़ाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कोशिका का निर्माण करता है। शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता की कुल कैलोरी का 20 से 30% प्रोटीन से आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 20 से 30% हमारे भोजन में। यद्यपि प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा उम्र, भार तथा वर्कआउट के रूटीन पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। सॉरी इधर होगा, ये तो हमारा हो चुका है। अब प्रोटीन की इकाई है वसीयम, सिट्रिकम, एमिनो एसिड या ग्लूकोज। तो हमारे प्रोटीन की सामान्य इकाई क्या है? सी अमीनो एसिड। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड है क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक अणु होते हैं। अमीनो अम्ल समूह NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह COOH दोनों से मिलकर बने अणु हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाई पेप्टाइड बंध नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती है। प्रोटीन में जो हमारी अमीनो अम्ल की इकाई है वो किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाई पेप्टाइड बॉन्ड नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती है। प्रोटीन के अणु को तोड़ना आसान नहीं होता है, तो इसे तोड़ने में हमारे शरीर को अधिक समय लगता है। लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसीन, इनमें से कोई नहीं। तो मिथियोनिन। दालों में जो अभाव होता है वो हमारे मिथियोनिन का होता है। मिथियोनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। यह नई रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जबकि दलहन फसलों में इसकी नगण्य मात्रा अभाव पाया जाता है। मिथियोनिन और लाइसिन दालों में कम मात्रा में पाया जाता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अनाज के साथ दाल को मिलाकर खाने से शरीर में इसकी आपूर्ति होती है और ये एंटी एजिंग, बोन मास और इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी क्या करता है? मदद करता है। इमली का उपयोग इसे साफ करने में होता है। पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, कांच। पीतल। इमली का उपयोग पीतल के बने ढांचे को साफ करने के लिए किया जाता है। इमली में नमक मिलाकर डिटर्जेंट की भांति भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पाया जाने वाला अम्ल सफाई करने में सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? नीला, बैंगनी, सफ़ेद, काला। बैंगनी। ऑप्शन बी, बैंगनी रंग को राजश्री रंग कहा जाता है। समृद्धि, वैभव, प्रभावशीलता, वीरता, ज्ञान, शान, शौकत, आध्यात्मिकता एवं श्रेष्ठता आदि का सूचक है। सफ़ेद रंग सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है फ्रेंड्स? एक मैं को कैमरे को थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, उधर सही से फिर दिखाई नहीं देता ना। हाँ, अब सारा दिखाई दे रहा है आराम से। तो हाँ, सूचक है सफ़ेद रंग, सक्रिय, उत्तेजक, श्रेष्ठता, हल्का युक्त, कोमल है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा बैंगनी। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टान में या लैक्टोज में। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन्स का निर्माण करने वाले 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का ज्ञान हो चुका है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं और 10 अमीनो अम्लों का निर्माण शरीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां या सोयाबीन। फ्रेंड, इसका आंसर होगा हमारा सोयाबीन, क्योंकि हमारी जो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे सोयाबीन में पाया जाता है। प्रकृति में प्रोटीन के 2 प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। वानस्पतिक प्रोटीन सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पति प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। जंतु प्रोटीन दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। अगर वो हमारा प्राकृतिक रूप से पूछता है मतलब वनस्पति प्राकृतिक प्रोटीन, तो सोया और जंतु प्रोटीन में हमारा अंडे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट ये सारे ही हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? दूध में। किस में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल? दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और फिर है हमारा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है हमारा दूध में। नींबू में होता है हमारा कौन सा? साइट्रिक अम्ल। जो हमारा होता है नींबू में वो साइट्रिक अम्ल होता है। अब हम इसी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 पता चल गया। अब ये लगा लो कि लैक्टिक अम्ल दूध, पहले का तीसरा एक ही जगह दे रखा है, यहीं से पता चल जाएगा। बी का 4 सिरका, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है 1 और ब्यूटारिक अम्ल हमारा दुर्गंधयुक्त मक्खन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जबकि ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? बालों में, गेहूं में, अंडे में या रक्त में? एल्ब्यूमिन हमारा अंडे में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जिसका मुख्य कार्य अंतःशरीय ऑनकोटिक दबाव बनाए रखने की क्षमता है। यह रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन्स के लिए वाहक प्रोटीन भी है। एल्ब्यूमिन अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे में एल्ब्यूमिन के अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3, फैटी एसिड आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास एवं स्थायित्व प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन है आवश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक वसीय अम्ल या आवश्यक अमीनो अम्ल या अनावश्यक अमीनो अम्ल? आवश्यक अमीनो अम्ल। ट्रिप्टोफैन को क्या है? हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल और यह सल्फर युक्त होता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ साथ के साथ ही, क्या होता है? ये सल्फर युक्त होता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। शरीर में ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक मात्रा सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति स्फूर्ति, तरोताजा एवं खुशनुमा महसूस करता है।
अधिकतर भोजन जिसमें ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड होता है वे शरीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए अन्य अमीनो एसिड से प्रतिस्पर्धा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर का निर्माण करना है। मात्रा के अनुसार शरीर में पाने के बाद सबसे अधिक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। 5 ग्राम प्रोटीन देगा 18 कैलोरी, 20 किलो कैलोरी या 25 किलो कैलोरी या 45 किलो कैलोरी। तो 5 ग्राम प्रोटीन देगा हमें 20 किलो कैलोरी, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन देता है हमें 4 किलो कैलोरी। तो उसको कर दो से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 4 5 20, तो 20 किलो कैलोरी। सिंपल। 1 किलोग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी देगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बनिक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट में से सही कूट का चयन करें। सूची 1, सूची 2। अंडा, दूध, गेहूं, मांस, ग्लूटीन, आयोडीन, केसीन, कोलेजन। देखो अब कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी 2 आंसर पता है ना, तो आप आराम से उसको लगा सकते हो। जैसे कि अंडा, अब हमको पता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन वो पाई जाती है, एपिडिन कोई सी होती है, और अंडा आयोडीन, अंडे में हो गई हमारी आयोडीन। पहले का सेकंड कहाँ पे है? यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है और किसी में है ही नहीं। अब दूध में लगा लो, दूध का भी हमको पता है कि दूध में केसीन होती है। फिर सेकंड का थर्ड, और गेहूं का भी हमें पता है ग्लूटीन होती है, 1 ग्लूटीन होती है। अब हमारे पास एक बची मांस में कोलेजन, अंडा में अंडा में आयोडीन, दूध में केसीन, गेहूं में ग्लूटीन और मांस में कोलेजन। यहाँ पे देखो दे रखा है अंडा एपिडिन लिख रखे हैं, यहाँ पे एविडिन, अंडा एविडिन, दूध केसीन, गेहूं ग्लूटीन, मांस कोलेजन। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार, 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। तो इसका होगा हमारा बी, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। प्रौढ़ पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार होता है। यह अवस्था किशोर अवस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता। प्रौढ़ावस्था में चयापचय की दर भी सामान्यतः होती है तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्यतः से अधिक टूट फूट भी नहीं होती। प्रौढ़ावस्था में दैनिक उसकी मात्रा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरा, नारंगी एवं बैंगनी है। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग या तृतीयक रंग। तो इसका होगा हमारा द्वितीयक रंग। पदार्थ की रंगतें 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा मध्यवर्ती। प्राथमिक रंगतें 3 हैं, यथा पीली, लाल तथा नीली। 2 प्रमुख रंगतों के मिश्रण से 3 द्वितीय श्रेणी की रंगतें बनती हैं, जिनमें हरा, नारंगी तथा बैंगनी कहा जाता है। निकटवर्ती, मुख्य तथा द्वितीय श्रेणी की रंगतों के मिश्रण से जो रंगतें तैयार होती हैं उन्हें मध्यवर्ती श्रेणी में रखा जाता है, जबकि द्वितीय श्रेणी की 2 रंगतों के मिश्रण से बनने वाले रंगतें तृतीय श्रेणी की रंगतें तथा 2 तृतीय श्रेणी की रंगतों से मिलकर चतुर्थ श्रेणी की रंगतें बनती हैं। देखिए इसमें ये दे भी रखा है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेंगी। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
और 10 ग्राम वसा, तो इसका होगा हमारा 410 किलो कैलोरी। कितनी? 410 किलो कैलोरी। इसको फ्रेंड्स निकालना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी। नेक्स्ट 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा 410 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेंगी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, दूसरे भोज्य स्रोतों द्वारा दिए जाएं, शरीर द्वारा उत्पादित हो, शरीर में आवश्यक ना हो, शरीर द्वारा निष्क्रिय किए जाते हो। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं हमारे शरीर द्वारा उत्पादित हों, हाँ, जो कि हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और जिनको हम बाहर से लेते हैं 10 वो हमारे अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का विघटन इसके फलस्वरूप बनी अमीनो की यूरिया में बदल देता है। विघटन इसके फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हाँ, हमारा यूरिन जो होता है वो अमोनिया को, एक गैस होती है अमोनिया जो बहुत ही दुर्गंध युक्त होती है, उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकल जाती है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन, ल्यूसीन, लैक्टोलाब्यूमिन और ग्लाइसिनिन। तो सोयाबीन में हमारे ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ऑप्शन डी पाई जाती है। यह पूर्ण प्रोटीन है। ग्लूटेन गेहूं में पाई जाती है। लैक्टोलाब्यूमिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। हाँ, लैक्टोलाब्यूमिन हमारी किसकी प्रोटीन है? हमारी दूध में पाई जाती है। अमीनो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, ये हमारे गेहूं, ये हमारे दूध और ये हमारे सोयाबीन में हम पाई जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन में उत्पन्न किया जानने वाला रेशा कौन सा है? कौन से प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन में उत्पन्न किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रिल, नोबोलाइड, एजलॉन, वीरियल। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पन्न किए जाने वाला रेशा नाइट्रिल है। नाइट्रिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो ग्लाइसिन, लाइसिन, थ्रेओनाइन, मिथ्योनाइन। 10 कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? देखो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं हमारे अंदर, इनमें से ग्लाइसिन, अब हम इनको देख लेते हैं। इसमें हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिनमें से कि हमारा ग्लाइसिन महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि सुगंध भी नहीं होती। हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिन, एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ये होते हैं हमारे आवश्यक। और वो पूछ रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है? तो ग्लाइसिन, लाइसिन महत्वपूर्ण है, हमारा आवश्यक है। मिथ्योनिन है, थ्रियोनिन है, हमारा कौन सा नहीं है? ग्लाइसिन। उपयुक्त सभी 10 अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, वसा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वसा है, यानी कि लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यवसीय अम्लों की श्रृंखला में वृद्धि समृद्ध है? मक्खन, मूंगफली तेल, बादाम तेल, कृत्रिम मक्खन। तो निम्नलिखित वसा में से मक्खन अल्प एवं मध्यवसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। कौन है? मक्खन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किसके संबंध हो सकती है? संबंध हो सकती है। गुर्दा खराब होना, क्षुधा, तिष्य, क्षुधा भाव, हृदय वाहिका रोग। तो इसका होगा हमारा डी, उच्च वसा। उच्च वसा जो हमारा फैट होता है, हाई फैट, वो हमारा हार्ट डिसीज़ के लिए हार्ट डिसीज़ कर सकता है, हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। संतृप्त वसा, आहार में संतृप्त वसा उच्च निम्नलिखित विकारों में से हृदय वाहिका का रोग हो सकता है। वह लिपिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लिपिड जिसमें जल भीरू, अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। बहुअनुभूतिक, समानुभूतिक, उभयानुभूतिक, विषयानुभूतिक। तो इसका होगा हमारा डी, विषयानुभूतिक। यह लिपिड जिसमें जल भीरू, अध्रुवीय हाइड्रोफोबिक और जल प्रेमी हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, विषमानुभुक्ति कहलाते हैं, हाइड्रोपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है साइक्लोपेटेनो पैराहाइड्रोफिनेथ्रीन, पैटेनो पैराहाइड्रोफिनेथ्रीन, साइक्लो पैराहाइड्रोफिनेथ्रीन, फिनेथ्रीन। तो इसका होगा हमारा बी, पैटेनो पैराहाइड्रोफिनेथ्रीन। स्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो पैटेनो पर हाइड्रो फिनेथ्रीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा अवशोषण की प्रवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। वसा अवशोषण की प्रवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पायसीकरण, एस्टरीकरण, म्यूकोसेल लेना या फिर काइलोमाइक्रोन आदि। काइलोमाइक्रोन आदि। तो सबसे पहले हमारा जो हम इनका क्रम को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारा पायसीकरण। क्या आएगा? पायसीकरण। उसके बाद आएगा हमारा एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, फिर म्यूकोसेल काइलोमाइक्रोन बनाना। इसमें हमारा ठीक दे रखा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है? रुई के बीज का तेल, नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी। तो इसमें हमारा होगा नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी, सनफ्लावर आदि आवश्यक वसीय अम्ल का स्रोत हैं, जबकि रुई के बीज का तेल आवश्यक वसीय अम्ल नहीं होता। कॉटन सीड ऑयल क्या होता है हमारा? आवश्यक वसीय अम्ल नहीं होता। कॉटन सीड ऑयल, रुई के बीज का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वसा में से कौन सा स्वास्थ्य वसा माना जाता है? पशु का वसा, संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, ओहो एक मिनट फ्रेंड्स, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा स्वास्थ्य वसा माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्ल, इन वसीय अम्लों में कार्बन तथा नाइट्रोजन अणुओं की संख्या है में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, कार्बन की अपेक्षा कम होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं में द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं किन्हीं वसीय अम्लों में दो या दो से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। मोनो अनसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है हमारे शाकाहारी आहार में? संतृप्त वसीय अम्ल की।
शाकाहारी आहार में सामान्यतः संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक अमीनो अम्ल है। हाँ, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलीनिक अम्ल, लिनोलीक अम्ल, आर्कोडेनिक अम्ल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आर्कोडेनिक अम्ल शिशु को लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होता है? नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, खजूर का तेल या फिर मूंगफली का तेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी, सरसों का तेल। क्या होगा हमारा इसमें? सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल आदि में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, सी, बी और सी, ए B1, B2, B6, A, D, E, K। मनुष्य के आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज, वसा तथा खनिज लवण के अतिरिक्त विटामिन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आहार के अन्य अनिवार्य तत्वों के समान विटामिन शरीर के निर्माण एवं शरीर में विशेष योगदान तो नहीं देता, पोषण में विशेष योगदान तो नहीं देता, परंतु शरीर के सुचारू रूप से चलने तथा स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वसा में घुलनशील विटामिन का विवरण निम्नलिखित है। किसमें? वसा में। विटामिन ए और कैरोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में हमारे घुलनशील 4 विटामिन होते हैं। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। तो इसमें हमारा होगा लाइपेज। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। वसा या लिपिड एंजाइम आवश्यक होता है। वसा या लिपिड शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। प्राणियों में एडिपोज, वसीय ऊतकों में व वनस्पतियों में अनाजों व तिलहनों आदि के रूप में वसा पाई जाती है। लिपिड, वसा शारीरिक संरचना का एक आवश्यक भाग है। स्वास्थ्य पुरुषों में शारीरिक भार का 15 से 20 तथा स्वास्थ्य महिलाओं के शरीर में भार के 18 से 25 हिस्सा वसा से बना होता है। 18 से 25% हिस्सा वसा से बना रहता है। हाँ जी, निम्न वसा एवं UFA का सर्वोत्तम साधन है। सोयाबीन का तेल। MUA का सर्वोत्तम साधन है मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, क्योंकि ये क्या है? मोनोअनसैचुरेटेड एसिड, फैटी एसिड। ताप से नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप से डैश पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं? कार्बोज, विटामिन, प्रोटीन, वसा। ताप से वसा पदार्थ को कोएगुलेट हो जाते हैं। क्योंकि आप कोई भी वसा लीजिए, अब जब वसा ठोस रूप में होती है, अब जैसे घी को ही ले लो आप या डालडा को ले लो, वो किस फॉर्म में होते हैं? हमारे ठोस फॉर्म में। सर्दी में वो जम जाते हैं, बट आप उनको जैसे ही ताप के संपर्क में लेके आओगे ना, वो तुरंत से पिघल जाते हैं। आप उसको धूप में रख के देख लो, फिर या आप उसको गैस के ऊपर रख के देख लो, वो तुरंत से क्या होंगे? पिघल जाएंगे। तो ये अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक आवश्यक वसीय अम्ल है? आर्जिनिन, सेफिलिन, सेरेब्रोसाइड्स या स्टेरॉयल। एक आवश्यक वसीय अम्ल है आर्जिनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं 10 आवश्यक अमीनो अम्ल वसीय अम्ल। चलो, ये हमारे जो 10 आवश्यक हमारे होते हैं, हमारे वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है ना। हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिन, एलिलिन, वैलिस, ट्रिप्टोफैन आदि। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, एलिलिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन आदि। हमारा मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन में हमारा क्या पता है, सल्फर, ये सल्फर युक्त होते हैं दोनों हमारे। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल या मकई का तेल। तो हमारी म्यूफा के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सोया तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन, बकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण, जिस खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रमण रोगों की हानि का खतरा बढ़ जाता है। इसका हमें कूट देखना है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है तो दोनों सही, पर आर जो है वो ए की व्याख्या अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसकी व्याख्या सही नहीं है। तो बकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजेनेटिक वसीय प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा टाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न, ये भी हमारा अभिकथन और कारण वाला है। वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद गम का प्रयोग किया जाता है। कारण, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु जिसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह अपनी जगह पर रखा रहता है। कहाँ गया, हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उनकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण यह पानी रोक कर रख सकती है और यह खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। तो इसका हमारा होगा ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। ए ही होगा हमारा, ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है, सही है, आई मीन जो भी है कारण वगैरह, कारण सही है। तो फिर से देखो, ऊर्जा वसा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गेंदगम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थों को नरम और मुलायम बना सकती है, नया और नरम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित तेल, ओहो अभी फ्रेंड्स में बस एक सेकंड रुको। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल MUA की अच्छे साधन है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, सैफफ्लावर का तेल। MUFA का मतलब है मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड, नहीं, तो इसमें हमारा होगा सरसों का तेल और जैतून का तेल। सरसों का तेल और जैतून के तेल एकल संतृप्त वसा अम्ल म्यूफा के अच्छे साधन हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उत्पन्न रक्त डैश को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शर्करा स्तर, लिपिड स्तर, सोडियम स्तर या प्रोटीन स्तर। वह भोजन जिसमें संतृप्त वसा यानी कि ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल आदि परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह
रक्त में क्या उत्पन्न करता है? वो करता है लिपिड स्तर। क्या? लिपिड स्तर। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस तथा कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। क्या करता है? उसको नियंत्रित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है? वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। इसका होगा हमारा वसा। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। वसा तथा लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, परंतु इनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है? एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन, हाँ, बेनेडिक्ट्स, आयोडीन वैल्यू। वसा के असंतृप्त होने का, अच्छा, इसका होगा हमारा आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के द्वारा वसा में असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा का सुचारू, ये दिख नहीं रहा है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है लाइपेज, अमाइलेज, रेनिन या प्रोटीएस। तो ये होगा हमारा लाइपेज। वसा की सुपाच्य के लिए उत्तरदायी एंजाइम हमारा लाइपेज है। वसा का पाचन डाइजेस्टिव फैट अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। अमाशय में जठर रस निकलता है। इस प्रकार से लाइपेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम लाइपेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? ओमेगा 3 वसा अम्ल है लिनोलेइक अम्ल, लिनोनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल या ओलिक अम्ल। तो ये होगा हमारा लिनोलेइक अम्ल। ओमेगा 3 हमारा लिनोलेइक अम्ल वसा अम्ल है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 वसा अम्ल है। ये बचपन में सामान्य वृद्धि तथा त्वचा का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह कई ऐसे सक्रिय यौगिक का पूर्ववर्ती है जो शरीर में हो रही विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। लिनोलेइक अम्ल से निकले पदार्थ हृदय रोग से बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटन मुक्त आहार GFD किस बीमारी में रोगियों को दिया जाता है? क्रोहन्स बीमारी, सीलियाक बीमारी, इरिटेबल आंत्र बीमारी या लीवर बीमारी। तो इसका होगा हमारा सीलियाक बीमारी। ग्लूटन मुक्त आहार GFD सीलियाक बीमारी, सीलियक डिजीज के रोगियों को दिया जाता है। सीलियक छोटी आंत में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी का प्रमुख लक्षण यह है कि रोगी मामूली वसा वाले खाद्य को भी पचा नहीं पाता है। इसीलिए ऐसे रोगियों को ग्लूटन मुक्त आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वसा म्यूफा का सर्वोत्तम साधन है? सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल या जैतून का तेल? जैतून का तेल। पीछे भी पढ़ा था ये क्वेश्चन आपने। दिए गए ए विकल्पों में म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है। ऑयल एसिड में जो इस प्रकार है, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। तो हमारे असंतृप्त होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली प्यूफा असंतृप्त वसीय अम्ल। म्यूफा ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 अणु हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं में द्विंद डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ओलिक अम्ल।
ओलिक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल आदि। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत है। किसके लिए? कीरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इसका होगा हमारा वसा की। कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए, कैरोटीन तथा विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस, बाइलिक जूस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर का साबुनीकरण पैनक्रियाटिक लाइपेज से होता है तथा इसका एमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पकवास से तथा अनुपात भाग में होता है। बी कैरोटीन कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रहण यकृत में होता है, परंतु बी कैरोटीन को अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। नंबर 1, कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तन होना, पित्त रस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य वसायुक्त एसिड है? पॉमेटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ओलिक एसिड। तो इसका होगा हमारा लिनोलेनिक एसिड। निम्न में से कौन सी अनिवार्य वसीय युक्त एसिड है? लिनोलेनिक एसिड में पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है क्योंकि शरीर इनका निर्माण नहीं कर पाता। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पिछले कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज या पेप्सिन? वसा के पाचन के लिए हमारा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन? ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है वसा, क्योंकि वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये रहा, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्यूफा का उदाहरण नहीं है? ओलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल? इसका होगा हमारा ओलिक अम्ल। ओलिक एसिड यह एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशुओं और वनस्पति वसाओं और तेलों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत हैं मोनो असंतृप्त वसीय अम्लों के, पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के, अनावश्यक वसीय अम्लों के या मोनो एवं पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के? तो इसका होगा हमारा पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वनस्पति तेल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के स्रोत होते हैं। वसा अघुलनशील है ईथर में, पानी में, कार्बोनाइट्रेट क्लोराइड में या फिर क्लोराइड में। तो वसा किस में अघुलनशील है? पानी में। वसा पानी में अघुलनशील होती है। वसा में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। वसा में कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हमारा वसा में होता है तथा वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते। यह वसा जल में अघुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार प्रति मिनट है। क्रिया बार कितनी बार प्रति मिनट है? 20, 12 से 16, 20 से 30, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा 12 से 16। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? धड़कन नहीं धड़क रही है उसकी। यहाँ पे वो हमारे दोनों ऑप्शन दे देता है, कभी कभी वो 72 भी दे देता है और 10 से 16 बार भी दे देता है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 72 लगा देते हैं। हमें लगता है कि उसकी धड़कन के बारे में बात हो रही है, पर यहाँ सांस लेने के बारे में बात हो रही है। धड़कन हमारी 72 बार होती है और सांस प्रति मिनट 16 बार लेते हैं। ठीक है ना। एक स्वस्थ मानव की औसत श्वसन दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा 220 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल भोजन ग्रहण करना चाहिए जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला होता है। तो इसका होगा हमारा सी, वसा का उपयोग संतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। वसा के इस्तेमाल से विषय में आधुनिक धारणा है के अनुसार वसा का इस्तेमाल असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की कम करने में मदद करते हैं जो कि हृदय रोगों को एक कारण है। यह अधिकांश तरल वनस्पति तेलों, अखरोट, सूरजमुखी आदि में विद्यमान वसा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक 5 संबंध किससे है? निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से, फल से, प्रोटीन से, वसा से। डी, इसका होगा हमारा डी, वसा से। कोलेस्ट्रॉल हमारे किस कारण बनती है? वसा के कारण हमारी कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक हो जाती है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से वसा से संबंधित है। वसा और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग अलग प्रकार के लिपिड्स हैं जो जल में अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ हैं। यद्यपि कि दोनों पर्याय एक साथ भोजन तथा रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों की संरचना बहुत ही अलग अलग होती है तथा कुछ ही गुणों दोनों में सामान्य होते हैं। धातव्य है कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो मुख्य यकृत से स्रावित होकर शरीर की कार्यप्रणाली को सही रखने के लिए उचित पारगम्यता व तरलता बनाए रखता है। यह सभी वशियों, पशुओं और मनुष्यों के कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में हार्मोन्स, पाचक रस का, विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी का निर्माण करता है जो चर्बी को पचाने में सहायक होता है। हाँ जी, में पाया जाता है हमारे शरीर में हार्मोन्स, पाचक रस, विटामिन डी का निर्माण करता है जो चर्बी को पचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं? यह पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए। तो ये होगा हमारा पाचन। हाँ, सभी पाचन के लिए। भोजन के सही पाचन के लिए रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं। आहारीय रेशे पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं परंतु मूल रूप से भोजन के पाचन में आवश्यकता अनुसार योगदान देते हैं। रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करते हैं। इन्हें एंजाइम भंग नहीं कर पाते, अतः ये उपाच्य होते हैं। रेशे का भोजन के सही तरीके से पाचन में जल को रोक कर रखते हैं जिससे अपशिष्ट मल में पानी की कमी नहीं हो पाती है तथा सामुदायिक क्या था ये, इन्हें एंजाइम भाग
भंग नहीं कर सकते, एंजाइम भंग नहीं कर सकते, अतः ये अपाच्य होते हैं। रेशे भोजन के सही तरीके से पाचन में जल को रोक कर रखते हैं, जिससे अवशिष्ट मल में पानी की कमी नहीं हो पाती तथा मलाशय अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसके अलावा ये आंतों को कैंसर से बचाते हैं तथा शरीर होने की संभावना को कम करते हैं। बवासीर होने की संभावना को ये क्या करते हैं, बवासीर होने की संभावना को कम करते हैं। इससे हमारा क्या नहीं होता, बवासीर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे विटामिन। भी हमारे विटामिन बच्चे हैं और क्या बचा है हमारा, एक बार फ्रेंड्स क्वेश्चंस बच्चे हैं, कोई नहीं, करते आराम से। लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवणों पर या वसा पर। तो इसका होगा हमारा डी, वसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलीन, लिनोलेनिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक्रोलीन क्या बनता है हमारा, अधिक देर तक गर्म करने पर वसा को एक्रोलीन। वसा या तेल के अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे एक्रोलीन या प्रोपेनल 2 के नाम से जाना जाता है। एक्रोलीन बाह्य वातावरण तथा भोजन में सर्वत्र पाया जाने वाला एक यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, वनस्पति घी एवं जंतु वसा तथा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। यह भोजन को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलीन को कैंसर कारण भी माना जाता है, कैंसर का कारण भी माना जाता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है लार में, आमाशयिक रस में, अग्नाशयिक रस में, आंत रस में। तो ये हमारा अग्नाशयिक रस में है। वहाँ वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है हमारा। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसी में अग्नाशयिक या क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव है। इसमें प्रमुख 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन पदार्थ, एमाइलेज माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज वसा को पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 500 ग्राम। तो हमारा जो जन्म के समय बच्चे के सिर का भार होता है, बच्चे का भार होता है 350 ग्राम। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। यह संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। इसके कंधे पतले, गर्दन सक्रिय, पेट कुछ लंबा, नाक चपटी, जबड़े अविकसित होते हैं। वसा में घुलित विटामिन है ए, ई, ए, बी तथा बी दोनों। तो इसमें हमारे ए तथा बी दोनों हैं, क्योंकि हमारे वसा में जो है 4 वो विटामिन होते हैं घुलनशील, ए, बी, डी के, नहीं सॉरी हाँ ए, डी, ई के, ए, डी, ई के। ये हमारे क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। हमारे बी और सी होते हैं हमारे किसमें, बी और सी हमारे होते हैं पानी में घुलनशील। इसका फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि डी ऑप्शन इसका नहीं होगा, सॉरी मैंने भी बोल दिया। बी तो हमारा पानी में घुलनशील होता है, जबकि हमारा वसा में घुलित विटामिन है, ई भी है और हमारा ए भी है। तो इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत दिया है। यहाँ पे इसमें होना था नहीं है, तो ये ठीक हो जाता। फिर हम यहाँ पे बी को कर सकते थे, या फिर इसको ए, नहीं, हमारे जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के, और हमारे वाटर में घुलने वाले हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन।
तो वसा का प्रयोग कम करना चाहिए हमारे मोटे व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल? शुद्ध घी। सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होती है किससे? शुद्ध घी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन, घी में विटामिन ए तथा डी पाए जाते हैं। अच्छा फ्रेंड देखो, ये है थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में दे रखा है। घी में हमारे कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो घी में हमारे विटामिन ए तथा विटामिन डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। पाचन के पश्चात क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं अमीलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। तो ये होगा हमारा लाइपोलिटिक एंजाइम। जो हमारा घी होता है ना फ्रेंड्स, जो हमारा शुद्ध घी होता है ना, वो हमारा थोड़ा क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, थोड़ा दानेदार होता है। ना तो वो एक पेस्ट के ऐसा पेस्ट होता है, ना तो वो एकदम ठोस होता है, एकदम पूरा जैसे कि जम जाए और बहुत ज़्यादा ठोस हो जाए। और कितनी भी सर्दी में अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको रखते हैं तो और ना ही वो एकदम से पिघला हुआ होता है, वो नॉर्मल होता है एक पेस्ट की फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त आवश्यक होते हैं प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन हमारे पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज है। यह पित्ताशय की सहायता से वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है तथा पित्तरस वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं डायबिटीज़, फाइनोडर्मा, मोटापा, क्वाशियोरकर। फाइनोडर्मा ये हमारी स्किन प्रॉब्लम है, ये हमारी जो त्वचा है वो हमारी इसमें सूखी सूखी हो जाती है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर को सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा, सॉरी हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारा सबसे पहले आएगा कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। हालांकि ऊर्जा हमारी फैट जो होता है वसा में सबसे ज़्यादा होती है, इसका वैसे वसा ही होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा 9 कैलोरी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि हमारे कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेंड वो विटामिन। अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन, अब हम पढ़ेंगे वो विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को क्रमानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। फोटोफोबिया, क्रोटोमलेशिया, रतौंधी, वाइट स्पॉट, वाइट डॉट्स, धब्बे, जेरोपैथेलीमिया। तो इसमें हम इसका देख लेते हैं, इसका आंसर होगा हमारा डी। विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों का व्यवस्थित क्रम है। पहले रतौंधी, वाइट डॉट्स, धब्बे, फोटोफोबिया, जेरोपैथेलीमिया, क्रोटोमलेशिया। सबसे पहले हमारा रतौंधी, फिर वाइट स्पॉट, धब्बे, फिर फोटोफोबिया, फिर जेरोपैथेलीमिया, फिर क्रोटोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोस के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है रतौंधी, वृद्धिरोध, रक्त अल्पता, घेंगा, गलखंड। तो इसमें होगा हमारा रतौंधी। नंबर 1 2018 में जारी की 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वृद्धिरोध स्तनगित के बोझ की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। वृद्धि यह दर्शाता है कि भारत के बड़े कुपोषण संकट का सामना कर रहा है। वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस सूची में 45.6 मिलियन बच्चों के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। अब देख रहे हैं कितने बच्चे, 45.6 मिलियन बच्चे, जो कि किसके शिकार हैं,
रतौंधी के, जबकि किसी किसी कंट्रीज़ में तो इतने लोग नहीं होते जितने यहाँ बच्चे वो हैं इस रोग के वो पाए गए हैं। लेकिन ये शायद इंडिया के नहीं, टोटल सॉरी, लेकिन नहीं, ये भारत में ही, भारत एक बड़े कुपोषण संकट का सामना कर रहा है। विरोध में पीड़ित बच्चों की चर्चा करते हुए कहा गया कि इन पर सोची, हाँ सिर्फ इतने मिलियन बच्चे सिर्फ इंडिया में इसके शिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा इसका होगा ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार डैश होता है विटामिन डी। हाँ जी, कैल्शियम का जो अवशोषण है वो हमारा कैल्शियम और फास्फोरस हमारा दोनों का अवशोषण में कौन हेल्प करता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी नहीं, विटामिन डी, जो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में हेल्प करते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, और जो इसका रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित एस्ट्रेरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भोजन में विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है? गाजर, अमरूद, करौंदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इसका होगा हमारा गाजर। विटामिन ए गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में विटामिन ए की मात्रा के रूप में परिकलित की जा सकती है। ए रेटिनॉल प्लस बी कैरोटिनॉल मल्टीप्लाई 0.25, बी कैरोटीन मल्टीप्लाई 0.25, सी रेटिनॉल मल्टीप्लाई 0.25, कैरोटीन मल्टीप्लाई 0.15। तो इसका होगा हमारा सी रेटिनॉल 0.25। धातु में विटामिन ए की मात्रा रेटिनॉल 0.20 के रूप में परिकलित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकसित के परिणाम स्वरूप होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑस्टियोपोरोसिस विकार हो जाता है विटामिन डी की कमी से, जो कि वयस्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसमें हमारा है विटामिन डी, हड्डियों और दांतों के लिए। शिशु की हड्डियों और दांतों के विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से विटामिन डी काम करता है। इस विटामिन को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम फिर कल देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।